फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 20 और 21 फरवरी 2022 के। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 20 और 21 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कर दिया करो। और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो पहला और एकमात्र क्वेश्चन जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर करेंगे कि किसको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है हिलाल पाकिस्तान, जो कि पोलियो को खत्म करने में योगदान के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि हिलाल पाकिस्तान जो वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से दिया जाता है, और ये दिया गया है बिल गेट्स को। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। बिल गेट्स आपको पता है को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, और साथ में बहुत ही फेमस फिलेंथ्रोपिस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा जो है वो सोशल वर्क के अंदर लगाते हैं। तो उनको पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो दिया गया है, जिसका नाम है हिलाल पाकिस्तान। और इट इज फॉर हिज एफर्ट्स टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग पोलियो। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पोलियो को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसने बहुत ज्यादा पैसा, या आप कह सकते हो इतना ज्यादा पैसा उस ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है जो पोलियो को आगे खत्म करने में योगदान देती हैं। तो बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये अवार्ड जो है वो बिल गेट्स को दिया गया है। और बिल गेट्स पाकिस्तान पहुंचे, और ये पहली बार हुआ है कि बिल गेट्स जो है वो पाकिस्तान गए हैं। पहली विजिट है ये पाकिस्तान में बिल गेट्स की। तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से इसको कवर करना है। लेकिन आप जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नाम जिशान लतीफ को रिसेंटली मिला है रामनाथ गोयनका अवार्ड, और ये फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी के अंदर दिया गया। एल्बर्ट बोर्ला बहुत ही फेमस सीईओ और चेयरमैन हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के, और वो कंपनी है पी फाइजर, जो कि ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इनको दिया गया प्रेस्टिजियस जेनेसिस अवार्ड। याद रखना है कौन सा अवार्ड दिया गया है, जेनेसिस अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है 2022 का। और शिंजो आबे जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के, इनको दिया गया नेताजी अवार्ड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेताजी अवार्ड 2022 का नेताजी रिसर्च ब्यूरो की तरफ से दिया गया, और उसको हासिल करने वाले शिंजो आबे जो हैं ये पर्सन बने हैं।
तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लोगे। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गोबर्धन प्लांट का उद्घाटन किया है। ये कौन सी जगह पे एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गोबर्धन प्लांट जो है वो उद्घाटन किया गया? तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोबर्धन का मतलब क्या है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो इस प्लांट की शुरुआत जो है वो की गई है इंदौर के अंदर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया और वो इंदौर के अंदर किया गया। और बायो सीएनजी प्लांट जो है वो वेस्ट टू वेल्थ है, क्योंकि जो हमारा डीकम्पोजिशन है आप कह सकते हो, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम जो है वो आगे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गैस के लिए, या आप कह सकते हो उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका आगे जो है वो यूज कर सकते हैं। और ये आप कह सकते हो कि जितना भी सर्कुलर इकोनॉमी है, मतलब आप कह सकते हो कि कोई चीज अगर जनरेट हो रही है जो वेस्ट है, उससे हम जो है वो फिर से बायोगैस बना लेते हैं, बायोगैस को आगे फिर यूज करेंगे, फिर जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर जो है वो हम सारी चीजों को यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और रिसोर्स रिकवरी को हम मेंटेन रख सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें 17,000 केजी 17,000 किलो जो है वो बायोगैस जो है वो इसमें प्रोड्यूस होगी और 100 टन के आसपास जो है वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो बनाया जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक खाद जो है वो बनाई जाएगी हर रोज जो है। ये 17,000 केजी बायोगैस और 100 टन जो है वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो बनाई जाएगी। और प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 550 टन पर डे जो है वो इतना ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ये रोज के रोज जो है वो ट्रीट कर सकता है, उसके थ्रू ये चीजें जो है वो बनाई जाएंगी। और प्लांट का एक कंसेप्ट है कि जीरो लैंडफिल मॉडल के ऊपर ये काम करता है। जीरो लैंडफिल मॉडल का मतलब है जीरो वेस्ट, कि कोई भी वेस्ट हमने नहीं करना, ना ही कोई पोल्यूशन करना है, जिसके अंदर चाहे लैंड पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, ये कोई भी पोल्यूशन जो है वो हम नहीं होने देंगे। तो जितना भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू जितनी भी एफर्ट्स होंगी उसके थ्रू जो है वो हम जीरो लैंडफिल मॉडल के ऊपर काम करेंगे। और 50% सीएनजी जो है वो प्लांट की जितनी भी जनरेट होगी उसमें 50% जो है वो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खरीदेगा। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका क्या करेगा, 400 सिटी बसेस जो हैं वो इससे चलाई जाएंगी, मतलब सीएनजी जो बेस्ड हैं वो इस गैस के थ्रू चलाई जाएंगी। और आप कह सकते हो कि बाकी जो 50% बची है वो ओपन मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो डेली के डेली जो है वो आएगा वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एज ए फर्टिलाइजर की तरह जो है वो यूज किया जा सकता है। तो बायोगैस नेचुरल गैस जो प्लांट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह सकते हो इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम होगा, इससे ग्रीन एनर्जी को जो है वो सपोर्ट मिलेगा, इंडिया अपने जो टारगेट्स हैं उसको पूरा कर सकता है। जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है उसको हम खाद की तरह यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। और आप कह सकते हो एयर क्वालिटी को भी प्योर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे साल के अंदर जो है वो खत्म कर सकता है। तो मतलब इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, खास करके एनर्जी वाइज भी और अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर वाइज भी और इन्वायरमेंट वाइज भी। तो आंसर क्या होगा इसका? इंदौर होगा। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया और साउथ एशिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी जो है वो कहां पे उसका उद्घाटन किया गया है? तो इस लेबोरेटरी के अंदर जो है वो आप हर तरह का जो सुविधा जो है वो उपलब्ध है, चाहे किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे जो है वो किया जा सकता है। और इसको आईसीएमआर की तरफ से जो है वो मान्यता प्राप्त है, मतलब आईसीएमआर जो है वो इसमें सहयोग कर रहा है, जितने भी डॉक्टर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो आईसीएमआर से ही होंगे। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो इसको मान्यता प्रदान करता है और ये उद्घाटन किया गया नासिक के अंदर। आंसर होगा बी होगा। तो आप देख सकते हो इंडिया का फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड इन नासिक। तो ये लैब के अंदर हर तरह के सिस्टम है, हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो कि कोई भी ऑपरेशन करने में जो है वो सक्षम है। मतलब आप कह सकते हो कि किसी बंदे को अगर ऑन टाइम आपने डायग्नोसिस करना है, उसका इलाज करना है, तो आप उसी टाइम पीरियड पे उसका इलाज जो है वो कर सकते हो। तो इंटेलिजेंट कंट्रोल ऑटोमेशन सिस्टम है, मतलब इसमें कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफर्ट्स हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकें, खास करके प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के थ्रू, जिसमें हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। और इस सिस्टम के अंदर जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और साथ ही साथ जो है इसमें
नेगेटिव एयर प्रेशर, इक्विपमेंट पैरामीटर्स या जितना भी डाटा जो रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए होता है वो सारा का सारा इसमें सुविधा उपलब्ध है, सारा का सारा डाटा इसमें रिकॉर्ड हो सकता है। लैब विल बी एबल टू असेस रिमोट एंड फॉरेस्टेड एरिया। अब इसका यूज जो है वो कहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं खोले जा सकते या बहुत ही दूर दराज के एरिया हैं, जहाँ जंगल वाले एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ये वैन जो है वो जा सकती है, क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हो ऑपरेशन कर सकती है, वहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है। तो उसमें ट्रेंड साइंटिस्ट जो आईसीएमआर के होंगे, तो वो अगर कल को कोई ऐसा पेंडेमिक आता है तो उसमें वो ह्यूमंस के सैंपल ले सकते हैं, एनिमल सोर्सेज के, इन जगह पे जाके जो है वो सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हर तरह से चाहता है कि हम आने वाले टाइम पीरियड के अंदर किसी भी तरह के पेंडेमिक को रोक सकें और उसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को सुरक्षित कर सकें। तो इस तरह की जो बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स हैं, ये और भी जो है वो धीरे धीरे करके अलग अलग शहरों में खोली जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो है वो साउथ एशिया की पहली बायोसेफ्टी लेवल जो खोली गई है कहाँ पे, नासिक के अंदर। तो आपने इसको याद रखना है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से एथलीट्स कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन बनाए गए हैं, उनको बेसिकली री इलेक्ट किया गया। अगर आपको पुराने पता है तो उन्हीं को दोबारा से लगाया गया है। अब ये पेरिस ओलंपिक्स 2024 तक लगे रहेंगे। और आंसर क्या है इनका, एम्मा टैरको। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आपने याद रखना है कि एम्मा टैरो जो है वो कहां से बिलोंग करती हैं, फिनलैंड से बिलोंग करती हैं। और एम्मा टैरो जो हैं वो 5 बार की ओलंपियन रह चुकी हैं। और कौन सी गेम से संबंधित है, आइस हॉकी से संबंधित है। इवन फिनलैंड की जो नेशनल आइस हॉकी टीम है वुमेन की, उसकी कैप्टन भी रह चुकी हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है एम्मा टैरो के बारे में। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हो एम्मा टैरो का। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो एथलीट्स कमीशन है उसकी तरफ से इनको अपॉइंट किया गया एम्मा टैरो को, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करती हैं। और साथ ही आपने याद रखना है कि 5 बार ओलंपियन हैं ये। और साथ ही साथ ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं विंटर ओलंपिक्स के अंदर 1998 में भी और 2010 में भी। और साथ ही साथ आप देख रहे हो एक नाम और, स्यूंग मिन रयो। ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। इनको वाइस चेयरमैन जो है वो चुना गया है। और ये भी बहुत फेमस टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। आप इनका भी चेहरा जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, सेंग मिन ह्यू। और ये 2004 की एथेंस जो हमारे पास ओलंपिक्स हुई थी उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। इवन इन्होंने टीम सिल्वर मेडल जीता लंदन ओलंपिक्स के अंदर 2012 में। और टीम ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर भी जीता था 2008 के अंदर। तो मतलब बहुत ही फेमस प्लेयर जो हैं वो साउथ कोरिया के हैं। इसी तरह से एक नाम और दिखेगा आपको, सारा वॉल्कर। सारा वॉल्कर जो है वो सेकंड वाइस चेयरपर्सन चुनी गई है, मतलब दूसरे नंबर की वाइस चेयरमैन चुनी गई है इस कमीशन की। और सारा वॉल्कर जो है वो बहुत फेमस साइकिलिस्ट हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। इवन जब पहली बार बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर 2008 में बीएमएक्स, मतलब आप कह सकते हो बाईसाइकिल मोटोक्रॉस को ऐड किया गया था, तो ये उसमें प्ले करने वाली महिला बनी थी। मतलब ये पहली ओलंपिक्स के अंदर जो है वो गई थी 2008 में, जब साइकिल को इंक्लूड किया गया था ओलंपिक्स के अंदर। और सारा वॉल्कर जो वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है बाईसाइकिल मोटोक्रॉस के अंदर, सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं लंदन ओलंपिक्स के अंदर 2012 में। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। एम्मा टैरो जो है वो चेयरमैन बनाई गई हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन की। यहाँ पे सिंग मिन रयू का नाम देख रहे हो, ये बनाए गए वाइस चेयरपर्सन। और सारा वॉल्कर जो है वो सेकंड वाइस चेयरपर्सन बनाई गई हैं। थॉमस बेक का जो आप नाम देख रहे हो, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो है वो प्रेसिडेंट हैं, थॉमस बेक। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ल्यूसान के अंदर। ल्यूसान जो है वो स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1894 के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का। और उनके बारे में बताया हुआ है, पेपल किस तरह से स्थापित हुआ। और कई बिजनेसमैन के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने सिलिकॉन वैली, मतलब आप कह सकते हो कि जो यूएसए का एरिया है जहां पे मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे, किस तरह से वहां पे ये एक ऐसा एरिया बन चुका है जहां पे एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये बुक लिखी है जिम्मी सोनी ने। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप देख सकते हैं द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। तो इसमें आप चेहरा देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही फेमस पर्सन एलन मस्क का। तो ये स्टोरी जो है वो बेसिकली पेपल की कंपनी की है कि किस तरह से एक मल्टीनेशनल डिजिटल पेमेंट कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई और किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो आगे बढ़ाई और आज एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। $70 बिलियन जो है वो उसकी नेटवर्थ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें और भी फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि एलन मस्क हैं, रीड हॉफमैन है, जेफ बेजोस हैं। तो इन पर्सनैलिटीज के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और ये बुक लिखी है जिम्मी सोनी ने, याद रखना है। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे मृदुला रमेश का।
मृदुला रमेश ने बुक लिखी है वाटरशेड कि किस तरह से हमने पानी को खत्म किया है अभी तक इंडिया में और किस तरह से आगे जाके उसको सेव कर सकते हैं। नरोत्तम शेखसरिया, इन्होंने बुक लिखी है द अंबुजा स्टोरी कि अंबुजा ग्रुप जो है वो एक ऑर्डिनरी मैन ने स्टार्ट किया था और कैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी जो है वो बन गई, उसके बारे में लिखा हुआ है। प्रभात कुमार, इन्होंने बुक लिखी है पब्लिक सर्विस एथिक्स और किस तरह से हम एक नैतिक भारत बना सकते हैं उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट ग्लोबल समिट री इमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया कहां पे हुई है? ये पहली ग्लोबल समिट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह याद रखनी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी जी भी यहाँ पे मौजूद थे। तो हैदराबाद में ये हुई है और एग्जैक्ट स्टेट अगर आपको पूछ लें तो तेलंगाना होगा। तो आप देख सकते हैं जी किशन रेड्डी जी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। नाम है री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया और री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया जो है ये तेलंगाना स्टेट के अंदर पहली बार ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स, लाइक 3000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है अलग अलग कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, सिंगापुर, यूएसए। और इवन ये समिट जो है वो पब्लिक के लिए भी ओपन थी और खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव इसमें बात की गई कि 10 म्यूजियम जो हैं वो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के नाम से बनाए जा रहे हैं जो कि उनकी कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जैसे कि बिरसा मुंडा म्यूजियम, तो इस तरह के म्यूजियम जो है बनाए जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में उनका। और साथ ही साथ ये उनको लाइक याद रखने में, उनका टेक्सटाइल, उनका क्राफ्ट, उसको याद रखने के लिए भी अलग अलग म्यूजियम जो है वो ट्राइबल्स के बनाए जा रहे हैं, जैसे क्राफ्ट म्यूजियम, डिफेंस म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम, इस तरह के म्यूजियम भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। इवन 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ये कहना है कि ऑलमोस्ट 110 म्यूजियम्स को इंडिया में फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से और 18 साइंस म्यूजियम्स को वो फंड कर रहे हैं और आगे डेवलप कर रहे हैं ताकि साइंटिफिक टेम्पर जो है वो बना रहे। और इवन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आती है, वो अलग से 52 म्यूजियम्स को फंड करता है, उसको संभालता है। तो यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जिन्होंने इसका उद्घाटन किया और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद, कहां पे? तेलंगाना के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया। कहां से यह उद्घाटन किया गया, कितने ड्रोन्स को जो है वो लॉन्च किया गया, कितनी स्टेट्स में लॉन्च किया गया? 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो जो किसान ड्रोन यात्रा है वो मानेसर से लॉन्च की गई। मानेसर है दोस्तों गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम कहां पे? हरियाणा में। और टोटल 100 ड्रोन्स को जो है वो लॉन्च किया गया। ये 100 विलेजेस के अंदर जो है वो अपना काम किया इन्होंने और 16 स्टेट्स को इसमें कवर किया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन ये जो 100 किसान ड्रोन है ये 100 गांव के अंदर जो है वो लॉन्च किए गए 16 स्टेट्स के अंदर पूरे इंडिया में और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा ऐसी स्टेट्स को इन्होंने कवर किया है। और आप देख सकते हो 100 किसान ड्रोन जो है वो अलग अलग जगह पे उड़ते हुए अलग अलग जगह पे 100 गांव कवर किए गए और इनका काम क्या था कि इन्होंने पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया है। फार्मर्स की जो लैंड है उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ड्रोन के थ्रू किया गया है। और ये इनिशिएटिव एक गरुड़ा एरोस्पेस जो कि ड्रोन बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनी है उसकी तरफ से किया गया और ये मानेसर से इसकी शुरुआत की गई, याद रखना है। और इसका मेन इनिशिएटिव यही था कि फार्मर्स को किसी तरह से सपोर्ट किया जा सके और अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और फार्मर को सपोर्ट किस तरह से किया? पेस्टिसाइड का छिड़काव करके, जो कीटनाशक है उनका छिड़काव करके, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, तो ये किसानों को बेनिफिट मिलेगा। तो फार्मर जो हैं वो इस हाई कैपेसिटी किसान ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं अगर वो किसी जगह पे फ्रूट्स को पहुंचाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स को पहुंचाना चाहते हैं, फ्लावर्स को पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में जो है वो पहुंचा सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा भी सकते हैं। इवन किसान ड्रोन्स का यूज़ हम और अलग तरीके से कर सकते हैं। आप ऊपर से ये भी देख सकते हो कि कितना क्रॉप जो है वो इस साल हो सकता है। लैंड रिकॉर्ड्स को मापने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इवन इंसेक्टिसाइड्स को या न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं और ये लक्ष्य को भी पूरा करेगा कि हमने एग्रीकल्चर के अंदर जो इनकम है फार्मर्स की उसको बढ़ाना है। तो आंसर होगा यहाँ पे ए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में थी और इसको कौन से साल में लॉन्च किया गया था? तो पहले आप इस पिक्चर को समझें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 7वें साल में पहुंच चुकी है। तो मतलब 6 साल इसके पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 7वें साल में ये एंटर कर चुकी है 2022 में। इसका मतलब इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, एग्जैक्ट डेट थी 18 फरवरी और इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से। लेकिन ये किस लिए स्टार्ट की गई थी? ये एक तरह से एक फ्लैगशिप स्कीम थी सरकार की जिसमें वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को जो कि
किसी भी कारण लाइक कोई बारिश कम हुई है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कोई भी फसल का नुकसान हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको उनको बीमा जो है वो फसल का करके देंगे, जिसके कारण वो अपना बीमा जो है वो बाद में ले सकते हैं। मतलब ये बेनिफिट्स जो हैं, जितना भी क्लेम आपका होगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ये स्कीम का अब नया वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही साथ अब इसमें किसानों को घर घर जाके जो है ये पॉलिसीज जो है वो किसानों के लिए करवाई जाएंगी, ताकि वो अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सके, और उसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हर स्टेट में, जितनी भी स्टेट्स में चल रही है, तो खरीफ सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप कह सकते हो कि मानसून का सीजन जब आएगा तो खरीफ सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड पे ये पहले ही क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो करवा सकते हैं। और स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 85% जो छोटे किसान हैं उनको कवर करता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में सारे इंडिया में किसान जो है इसमें कवर हो सकते हैं। और ये जो डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है, जो घर घर जाके ये बीमा बेचने का जो स्कीम है सरकार का, ये सारे फार्मर्स को अवेयर करने का एक जरिया है, ताकि उनको बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको पॉलिसी के बारे में बताया जा सके, लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में पता लग सके। ये सारी चीज़ें, चाहे क्लेम लेना है, चाहे किस तरह से आपकी कोई प्रॉब्लम है, वो भी दूर की जा सकती है। तो क्लेम बेनिफिट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और इवन अभी हम ड्रोन्स के बारे में जिक्र कर चुके हैं कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूज करने के लिए 2022-23 के बजट में भी निर्मला सीतारमण जी ने ये बात कही, और इवन अलग से पैसा जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए प्रोवाइड किया गया, ताकि ड्रोन्स के थ्रू जो है वो मैपिंग की जा सके और देखा जा सके कितना क्रॉप का डैमेज जो है वो हुआ है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत चीजें जो है वो आसान कर सकते हैं। तो याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, ताकि दोनों कंट्रीज में ट्रेड जो है वो बढ़ाया जा सके। और रिसेंटली इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया, और साथ ही आबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन, तो उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो किया है। तो आप देख सकते हो ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसके अंदर जो है वो ये फर्स्ट बाइलेटरल ट्रेड अकॉर्ड है, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से कंक्लूड किया गया है, और इंडिया का पहला बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि मेना कंट्री के अंदर किया गया, या मेना रेज एरिया के अंदर किया गया, जिसमें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पहली कंट्री जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट बन गई है, जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये कहा है कि यूएई जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और आने वाले 5 सालों के अंदर जो ट्रेड है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू। और इवन और भी एमओयू जो हैं वो यूएई के साथ साइन हुए हैं, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन के खिलाफ जो है, मतलब जितना भी क्लाइमेट को हम बचा सकते हैं उसके लिए हम कोई एक्शन ले सकें, और एजुकेशन को दोनों कंट्रीज के अंदर बेहतर बना सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। और इसकी कैपिटल है आबू धाबी, आबू धाबी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, दिरहम, यूएई दिरहम, और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नायन। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपने याद रखना है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट भी जो है वो होस्ट की है। फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 होस्ट की है, जिस 5 सेंट्रल कंट्रीज को हमने साथ में लेके चलना है। वो 5 सेंट्रल कंट्रीज कौन सी हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ट्रांस यूनियन सिबिल। ट्रांस यूनियन सिबिल मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि पूरे नेशन वाइड हम एक एमएसएमई कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर सकें, उनको सिबिल स्कोर के बारे में बता सकें, किस तरह से आप अपने जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको अच्छा कर सकते हो, किस तरह से आप लोन जो है वो आसानी से ले सकते हो, उसके बारे में जानकारी दी जा सके। ये एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों फिक्की के साथ। आंसर क्या होगा? सी। फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके साथ ये एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में, सिबिल रैंक के बारे में, कमर्शियल क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और इस प्रोग्राम के तहत जो है वो एमएसएमई क्लस्टर्स जो है वो लिए जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, इसमें एमएसएमई क्लस्टर्स हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एमएसएमईज को जो है वो साथ में जोड़ा जाएगा पूरे इंडिया में, ताकि उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ऑलरेडी जो है वो ट्रांस यूनियन सिबिल जो है वो एमएसएमई लेंडर्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जैसे सिबिल रैंक प्रोवाइड करता है, कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट्स देता है कि आपकी रिपोर्ट कितनी स्ट्रांग है फाइनेंशियल लेवल पे। तो जितनी भी एमएसएमईज हैं उनको 1 से लेकर 10 नंबर तक ये आंकता है। अगर बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका, मतलब 8 है, 9 है, तो बहुत ही अच्छी एमएसएमईज है, उनको क्रेडिट लेना, उनको पैसा लेना आसान है।
तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि एमएसएमईज को एम्पावर करना है ताकि नॉलेज उनको प्रोवाइड की जा सके और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जितना भी लाइक उन्होंने लोन लिया है, कैसे वो पेमेंट कर रहे हैं, ये सिबिल रैंक के थ्रू जो है पता किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं वो सिबिल स्कोर होता है। सिबिल स्कोर जो होता है वो 2007 में स्टार्ट किया गया था। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं इसके थ्रू। ये एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से लेकर 900 के बीच में आंका जाता है। अगर बहुत ही अच्छा है, मतलब लाइक 700 है, 800 है, तो इसका मतलब बैंक बिना सोचे जो है वो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है और आपको जो है वो पेमेंट दे सकता है, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो पेमेंट लेके वापस करने के बहुत ही अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पैसा दिया जाता है। इसलिए ये सिबिल जो है वो फिक्की के साथ टाई अप जो है वो कर रहा है। और ट्रांस यूनियन सिबिल के बारे में याद रखें, इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो राजेश कुमार हैं, राजेश कुमार कुमार, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है ताकि एक लोन मिल सके, और वो लोन है $115 मिलियन का, ताकि रिवॉर्ड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जा सके। सबसे पहले रिवॉर्ड का मतलब पता होना चाहिए, रीजुविनेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो ये कर्नाटका और ओडिशा में जो है वो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाएगा इस पैसे की मदद से, और ये वर्ल्ड बैंक ये पैसा या लोन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका की और ओडिशा की वर्ल्ड बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। और रिवॉर्ड का मतलब जरूर याद रखना है, ये वाटरशेड प्रोग्राम है ताकि हम पानी को किसी तरह से बचा के रख सकें। और ये कर्नाटका और ओडिशा के साथ साइन हुआ है। इसमें टोटल $115 मिलियन का लोन मिला है, जिसमें 15 साल की मेच्योरिटी है, मतलब 15 साल में वापस करना है, लेकिन इसमें 4.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। इसमें से कर्नाटका को मिलेगा $60 मिलियन और ओडिशा को मिलेगा $49 मिलियन, और जो बचा है $6 मिलियन ये मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लैंड को इंप्रूव करना है, वाटर कंजर्वेशन करनी है, क्लाइमेट को बेहतर बनाना है वाटरशेड्स टेक्नोलॉजी के थ्रू, या कई जगह पे वाटरशेड्स बना के हम पानी को बचा सकते हैं। और रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के बारे में खास तौर से आपने एक दो बातें याद रखनी है कि रिवॉर्ड प्रोजेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्टार्ट किया गया। 6 साल का प्रोजेक्ट है, 2021 से लेकर 2026 तक ये चलाया जाएगा, जिसमें हम पानी को बचा के रखने में, इन्वायरमेंट को बचा के रखने का काम जो है वो करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि हम नेशनल वाइज पे और स्टेट वाइज पे या स्टेट इंस्टीट्यूशंस की मदद लेके हम बेस्ट टू बेस्ट साइंस बेस्ड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कंट्री के अंदर स्टार्ट कर सकें। और 70:30 में जो है वो फंड किया जाएगा। 70 जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से किया जाएगा, 30% जो है वो स्टेट खुद जो है वो फंड करेगी। और इसमें सरकार ने टारगेट रखा है कि हम पूरे इंडिया के अंदर 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को हम दोबारा से, जो डिग्रेडेड हो चुकी है उसको दोबारा से हम ठीक करेंगे, और ये टारगेट 2030 तक का रखा गया है, और फार्मर्स की इनकम डबल कर देनी है 2023 तक। तो इस तरह के टारगेट्स के थ्रू हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना है, 1944 में इसकी शुरुआत की गई थी, प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, पूरी दुनिया में से गरीबी को खत्म करना। अगला आते हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, 5 साल और इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, तो मार्च 2026 में अभी ये खत्म होगा। तो याद रखना है, ये नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सरकार ने इसके लिए और फंड अलॉट कर दिया है, 12,929 करोड़ जो है अलॉट कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए जो अलॉट कर दिए गए हैं। तो इसका अब नया फेज जो है वो बेसिकली स्टार्ट कर दिया गया है। पहले जो इसके अंदर था कि हमने जो है इसको मिशन मोड में चलाया, इसमें हमने जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी या कॉलेजेस थे स्टेट लेवल पे, तो उसमें हमने फंडिंग प्रोवाइड की ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और इस नए फेज के अंदर स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स को यह कहा गया है कि आपने जेंडर इंक्लूजन के ऊपर फोकस करना है, इक्विटी इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस करना है, इनहेंसिस एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है, और साथ ही वोकेशनल कोर्सेज या स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर काम करना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। और ये सारा का सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस के थ्रू जो है वो किया गया है। इसमें यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को ग्रांट सरकार प्रोवाइड करेगी ताकि वो टीचर लर्निंग एक्टिविटीज के ऊपर भी जो है वो फोकस कर सके। और ये प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 2013 में, अभी भी चल रहा है, 5 साल और बढ़ा दिया, अब 2026 में खत्म होगा, या फिर आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आता है, और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो यूनियन मिनिस्टर है, राज्यसभा के मेंबर है, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। याद रखना है, उच्चतर शिक्षा अभियान मतलब हायर एजुकेशन को अच्छा करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि ये पिक्चर से वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई 2022 की। इसका थीम है टूवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस टाइम पर डर है वो है एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो उसको बचा के रखना है हमने।
और ये 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच में हुआ, वर्चुअल था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको एड्रेस किया है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है और ये उसका 21st एडिशन है। हर साल जो है वो ये करवाया जाता है। और आपने याद रखना है इसमें एक खास बात कि इसमें जो थीम है वो क्या है, टूवर्ड्स ए रेजिलियंट प्लैनेट। और कैप्शन अगर याद रहेगी तो भी ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अंदर एक एग्रीमेंट जो है वो खास करके साइन हुआ है, वेदांता ग्रुप की तरफ से साइन किया गया है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ, कि सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर रेजिलियंट प्लैनेट, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ही अच्छे से हमने यूज करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि इन्वायरमेंट को सोशल लेवल पे हर बंदे तक वो रिसोर्स पहुंचने चाहिए, इन्वायरमेंट को साथ में बचा के रखने हैं और सरकार के जो गोल्स हैं उसको भी अचीव करने में हेल्प करनी है। तो इसमें कई कंट्रीज के इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो पहुंचे हैं, इवन कई डेलीगेट्स पहुंचे, 131 कंट्रीज से अलग अलग डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और वेदांता ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 200 करोड़ रुपए आने वाले 5 से 10 साल में इन्वेस्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम जो है वो बना सके। और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर विभा धवन। डॉक्टर विभा धवन, याद रह गया तो भी ठीक है, लेकिन एक बार सुन जरूर ले। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ ताकि क्लाउड फॉर रिटेल जो है वो लॉन्च किया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ एक लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो है वो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल जो है वो कई कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, जैसे कि आप कह सकते हो शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करेगा, रियल टाइम शॉपिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर किया जाएगा, सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाई जाएगी, स्टोर एसोसिएट्स को साथ में जोड़ा जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम शॉपिंग एक्सपीरियंस और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है क्लाउड फॉर रिटेल, सारा डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर जो है बेस्ट रिटेल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड क्लास इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू इन हाउस माइग्रेशन प्रोवाइड करेगा, टूल्स को मॉडर्नाइज करेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा रिटेलर्स के लिए जो भी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई हैं। और सोनाटा रिटेल सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल होगा माइक्रोसॉफ्ट ऐप सोर्स के ऊपर, तो आप वहां से जो है वो सोनाटा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसका ले सकते हैं। मतलब जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं वो सोनाटा सॉफ्टवेयर की सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऐप सोर्स के थ्रू। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पिक्चर से करोगे। इंडियन आर्मी ने नई गेको को जो है वो टैग दिया है और वो टैग जो है वो इंडियन आर्मी को सम्मानित करने के लिए दिया गया है और ये मेघालय में ढूंढी गई है नई, आप कह सकते हो एक प्रजाति है गेको की, और बहुत ही फेमस हर्पेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको ढूंढा है और ये उमरोई मिलिट्री स्टेशन में ढूंढा गया है इस स्पीशीज को। और इस स्पीशीज का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्राइटोडेक्टाइलस एक्सरसाइटस। और एक्सरसाइटस का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में आर्मी, और हम इसको कहते हैं इंडियन आर्मी बेंट टोड गेको। तो एक तरह की छिपकली की ये प्रजाति है, आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। और हर्पेटोलॉजी क्या होता है, ये एक जूलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम एम्फीबियंस या जिसमें रेप्टाइल्स की स्टडी की जाती है। तो ये सारी चीजें आपने थोड़ी सी इसको एक बार देख लेना ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो याद रहे। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। बिल गेट्स को ऑनर दिया गया है हिलाल पाकिस्तान का, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पाकिस्तान का, पोलियो को खत्म करने के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनएचपीसी ने अपनी एक नई सब्सिडरी बनाई है रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे, जिसका नाम है एनआरईएल। इसका मतलब है एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो रिन्यूएबल एनर्जी या छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करेगा। और एनएचपीसी के बारे में याद रखना है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो अभय कुमार सिंह हैं, अभय कुमार सिंह, और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी गोबर्धन प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया, हम कर चुके हैं, इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक ने आईडीआरसीएल के अंदर कुछ स्टेक जो है वो खरीदा है और ये कंपनी का नाम है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एसेट्स को मैनेज करती है और साथ ही जितने भी मार्केट के अंदर लूप होल्स हैं उसको खत्म करने का काम करेगी। और इसमें 49% जो हिस्सा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रह सकता है, लेकिन बाकी हिस्सा जो है प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा। 2 रेलवे लाइंस का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, थाने से लेकर दीवा तक। ये याद रख सकते हो थोड़ा सा, खास करके महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो हैं वो 5th और 6th लाइन के तौर से जानी जाएगी, मतलब 6 लाइन्स बिछ चुकी हैं थाने और दीवा के बीच में।
और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया गया है। और सब अर्बन ट्रेन की भी शुरुआत जो है वो यहाँ पे की गई, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 11,000 करोड़ रुपए जो हैं वो स्पेशली एलोकेट किए हैं महाराष्ट्र को 2022-23 के बजट में। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो 2026 तक चलेगा, ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो 19 फरवरी 2022 के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन था कि लाला लाजपत राय की तरफ से कौन सा बैंक ढूंढा गया है। ये वो बैंक है दोस्तों जिसकी शुरुआत जो है वो 1894 में की गई थी। इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया था। उस टाइम पर लाहौर में इसका ऑफिस जो है वो बनाया गया था। और ये बहुत ही फेमस बैंक है क्योंकि लाला लाजपत राय जी इसके बहुत एक्टिव मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं, खास करके जब इस बैंक की शुरुआत की गई। इनके साथ एक बंदा और था, दयाल सिंह मजीठिया, जिन्होंने इस बैंक की शुरुआत की। और इस बैंक ने अपना जो काम है वो 1895 में स्टार्ट किया गया था और पहली ब्रांच जो है वो लाहौर में इसकी खोली गई थी। और ये ऐसा बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये ऐसा भी पहला बैंक बन चुका है दोस्तों जो पूरा इंडियन कैपिटल से स्टार्ट किया गया था और अब तक चल रहा है। अभी ऐसा कोई बैंक नहीं है जो इंडियन कैपिटल से स्टार्ट किया गया था पूरा और अभी तक चल रहा है। ये सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक है। इससे पहले अवध था, ऐसा अवध कमर्शियल बैंक, लेकिन वो 1958 में खत्म हो गया था। तो अभी तक हम कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक ही है। और इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जलियांवाला बाग कमेटी, इन सबके अकाउंट जो हैं वो रह चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अतुल कुमार गोयल इसके एमडी और सीईओ हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, अगर आपको कोई बैंकिंग के क्षेत्र में कोई शिकायत है, वो सबसे पहली बार कब स्टार्ट किया गया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को और इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और साथ ही साथ आपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है स्माइली की तरह और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।